स्वागत है आप सभी का। देखो, इस स्टेनो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, ठीक है, उनमें से एक ये क्वेश्चन है, हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फर्टिलाइजर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। चलो, ये तो इम्पैक्ट है, ये नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई से भी हो, ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर वीडियो आएगी ना, तो ऐसे ये थर्ड वीडियो, 2 वीडियो और पड़ी हैं, वो सीजीएल की थी, ठीक है। अब तो पैटर्न चेंज हो गया, तो वो रोक दिया मैंने, ठीक है। तो वीडियो बोला भी था कि भाई और कंटिन्यू करो, लेकिन अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, स्टोनो के थ्रू, ठीक। पैटर्न भी चेंज है, सब कुछ नया है, ठीक है। उसके हिसाब से क्वेश्चन एक पकड़ेंगे, टॉपिक पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद उन और भी क्वेश्चन जैसे यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स में या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में जो भी उस नेशनल इमरजेंसी से जो भी टॉपिक्स आए होंगे, उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। उससे आइडिया लगेगा, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देख लोगे तो वो क्वेश्चन खत्म कर दोगे हाल, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, ये खुद स्टेनो में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया, ठीक। ये स्टेनो 2025 का अभी जो पेपर हुआ उसका, ठीक है, पहली शिफ्ट में से ही आई थिंक। तो आर्टिकल 356 से रिलेटेड पूछा है, जब बात करेंगे बाद में, अभी इसका सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, ठीक। जो भी अगली वीडियो आएगी तो टॉपिक यहाँ पे देख लो, थंबनेल पे नीचे कोने पे कौन सा टॉपिक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन एक उठाऊंगा, पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। ये बाद में करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये CPF में पूछा था, ठीक, AC में होगा आई थिंक 2023 में, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन था इमरजेंसी रिलेटेड, वो करेंगे बाद में। और भी क्वेश्चन हैं बाद में, ठीक। पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं पूरे फुल नेशनल इमरजेंसी वाले को। तो पहले मैं एक फ्रेमिंग कर दूं कि आर्टिकल जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी 352 से लेकर कहाँ तक है, 360 तक, ठीक। तो फ्रेम करो पहले, बाद में हर एक जो आर्टिकल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा क्या पूरा पढ़ेंगे, ठीक। तो 352 में इमरजेंसी के बारे में दे रखा है, ठीक है। उसके इफेक्ट 350 में 3 में है, ठीक है। और रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे वो 54 में। 55 में क्या है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन, उसको किसको प्रोटेक्ट करना, स्टेट्स को, ठीक है। वो ड्यूटी है यूनियन की, ठीक। स्टेट की नहीं है कि खुद स्टेट आके इनको प्रोटेक्ट करेगी, किसको, यूनियन को और अदर स्टेट को, ठीक है। यूनियन की ड्यूटी होगी ना, सीधी बात है। तो उसके बारे में है प्रोविज़न 356, ठीक। प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, ओके। और जो 356 अगर लगा होगा तो क्या कंडीशन बनेंगी, उसके बारे में क्या क्या जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी जब ये इश्यू हो जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा। और सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 19, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होगा वो आर्टिकल 358 में है, किस तरीके से और क्या क्या कंडीशन बनेंगी। आर्टिकल 359 के बारे में दे रखा है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल का सस्पेंशन नहीं, वो उसके इन्फोर्समेंट कोर्ट में जाना, ये सब मना कर दिया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या क्या है और कौन से आर्टिकल्स होंगे जो इमरजेंसी भी लगी होगी तब भी सस्पेंड नहीं होंगे, वो भी हम बात करेंगे आर्टिकल 359 में, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में ये सब ओवरव्यू है पूरा, ठीक है। तो क्या करके समझते हैं आर्टिकल 352, ठीक। तो ये आर्टिकल 352 है, ठीक, ओके। 352 ये आर्टिकल है, ये डिफाइन करता है नेशनल इमरजेंसी को, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि देखो, मैं सारा लिख के लाया हूँ जिससे कोई टॉपिक छूटे ना, ठीक है, वरना मैं लिखता हूँ तो टाइम भी बर्बाद होगा। तो आर्टिकल 315 जो डिफाइन होती है 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर 3 तरीके से इमरजेंसी होगी। 3 कौन सी, वॉर हो तब इमरजेंसी लगेगी, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, आर्म्ड रिवेलियन हो तो लगेगी, ठीक है। पहले इनको डिफाइन करते हैं, ये तीनों अलग अलग हैं क्या। वॉर, जैसे अपना इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, 1965 पाकिस्तान का वॉर, ये इस तरीके के फुल स्केल वॉर थे। क्या थे, फुल स्केल वॉर, ठीक। फुल स्केल वॉर मतलब दोनों कंट्रीज या जो भी है अदर कंट्रीज रिकग्नाइज करते हैं ये वॉर है, तो वो वॉर कहा जाएगा, सीधी बात है। एक्सटर्नल अग्रेशन क्या है कि अगर कोई कंट्री है बाहर से या कोई भी टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई भी बाहर से जो अग्रेशन होगा किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, मतलब टेररिस्ट का अटैक हुआ, जैसे पहलगाम पे हुआ था अभी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ तो एक अग्रेशन नहीं था, वो बहुत सारे लोग मार दिए। या फिर कोई बम्बार्डमेंट कर दे कोई स्पेसिफिक एरिया पे आके, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें छोटे मोटे स्पेसिफिक एरिया पे आके कोई ही इम्पैक्ट करें तो वो एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, उसे वॉर नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड आर्म्ड रिवेलियन, ठीक।
आर्म्ड रिबेलियन क्या है? इसको पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था। 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन कर दिया भाई जनता गवर्नमेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं यही बता दे रहा हूँ, आगे भी पढ़ने को रिवीजन को मिलेगा कि 44th अमेंडमेंट ही मैन है। अगर इमरजेंसी की बात है तो यही अमेंडमेंट मैन आता है। क्यों? क्योंकि 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट था ना, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये पता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस करे गए थे, ठीक है, वो 44th में ही ठीक हुए थे, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी का जो भी आर्टिकल था 19(1)(f) में, एफ में था ना, तो वो भी इसी 44th में था, प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट, जैसे 3300 ए में डाल दिया। देखो मैं जितना बोल रहा हूँ ना, हर एक फैक्ट है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। 300 ए में लीगल राइट बना दिया, उसे लीगल राइट बना दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी इसकी ज़रूरत है नहीं, बस बता दे रहा हूँ। तो ये भी था उसमें, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट में जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, वो क्यों लगी थी वो बात करेंगे आगे, ठीक है। ओके, यहीं करते हैं बात, क्या आगे करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी अब तक 3 टाइम्स लग चुकी है ना, 2 वॉर के टाइम पे और एक 1975 पे इंदिरा गांधी के टाइम पे। इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला। क्या बोला? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये वॉर की वजह से नहीं लगी थी, ये खुद के अंदर के डिस्टर्बेंस की बात करी थी, ऐसा क्यों था वो भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जो भी इमरजेंसी में बहुत सारे प्रोविजन चेंज करे थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उनको ठीक करा गया था किसमें? 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हुई। आर्म्ड रिबेलियन वो भी 40 पहले बोलते थे, फिर जनता गवर्नमेंट ने 44th में, जनता गवर्नमेंट थी 1978 में, ठीक है, उस टाइम पे उसने क्या करा कि ये कवर नहीं कर रहा है एक स्पेसिफिक एरिया को, इंटरनल डिस्टर्बेंस, हम आर्म्ड रिबेलियन बोल देते हैं उसको, तो वो हुआ था, ठीक है। और आर्टिकल में बाद में भी डिफाइन करूंगा ये आर्टिकल कौन कौन से थे, एक बार शुरुआत में आप समझ लो कि आर्टिकल जो 20 था, 21, ये सस्पेंड नहीं हो सकते किसी भी हालत में। वो भी बात कब करी गई थी? 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो वो वैलिड होगी 1 महीने के लिए, उससे पहले 2 महीने के लिए होती थी, वो भी चेंज किया 44th अमेंडमेंट ने। अब भाई ये क्या बात है? वैलिड का मतलब क्या? वैलिड का मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी लगा दी किसने? भाई प्रेसिडेंट के द्वारा लगेगी इमरजेंसी। अगर वो इमरजेंसी लग गई तो उसको बोथ द हाउसेस से, दोनों हाउसेस से उसे पास कराना जरूरी होगा बाई स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर की मेजोरिटी होती है, वो छोड़ो अभी। स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास कराना होगा, ठीक है, बोथ द हाउसेस से, ठीक। अब देखो, अगर मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, आई थिंक माइंड में नहीं आ रहा होगा किसी के कि भाई 1 महीने के अंदर, लेकिन अपने सेशन कितने होते हैं? एक बात बताओ, ये तो छोड़ो, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं वो कितने सेशन होते हैं? 3 ही होते हैं ना, दैट इज़ BMW सेशन, बजट, मानसून एंड विंटर सेशन, ये 3 होते हैं ना। तो इनके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का अंतर ना हो, तो वो आर्टिकल 85 में जो क्या बोला, सम्मन की बात करी है, किसके मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, फैक्ट है देखना। आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट सम्मन कर सकता है पार्लियामेंट को बुलाने के लिए किसी भी ज़रूरत पे, जब वो चाहेगा तब वो सम्मन करेगा कि आ जाओ भाई। और अगर 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो जाएगा अगर 2 सेशन के बीच में, तब भी बुलाएगा वो सम्मन करके। तो यहाँ पर अगर इमरजेंसी लगी है, देखो आर्टिकल 352 के अंडर अगर इमरजेंसी लगी है, फिर उसे 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगी तो भाई तो कोई भी इमरजेंसी लगा देगा भाई, एक बड़ी बड़ी चीज़ है ये, सोचने की बात है। इमरजेंसी लगाना इतना आसान थोड़ी है, आसान नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो 44th में पहले 2 महीने के का टाइम था, लेकिन 44th में 1 महीना कर दिया वो, ठीक है। और वही 85 आर्टिकल के अंदर, मैं सब क्वेश्चन कवर कर ले रहा हूँ एक बार में, ठीक है। 85 आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी के तुरंत बाद प्रेसिडेंट जो सम्मन करेगा पार्लियामेंट को, आओ और इसे पास करो। बात समझ में आई? ठीक है, आर्टिकल 85 भी समझ में आएगा, जितना कवर होगा जो एरिया होगा वो सब कवर कर लेंगे इसमें, ठीक। तो दूसरा एक टॉपिक ये है हमारा कि इमरजेंसी कितने बार है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लग चुकी है अब तक, ठीक है। कितने बार लगी इमरजेंसी? 3 टाइम्स। वो पहली कब थी? 1962, दूसरी 1965, दोनों वॉर थे, और तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस बता के 1975 में लगा दी। अब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस था क्यों? इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया क्यों? मज़ा आएगा पढ़ना। देखो 1971 के इलेक्शन हुए, ठीक है, क्या हुआ? 1971 के इलेक्शंस हुए जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, शायद आपको सबको पता होगा, इस इलेक्शन को, इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को क्या बताया था? गलत बता दिया था, ठीक है।
एक लीगल तरीके से नहीं बताया उसको, ठीक। तो उस चक्कर में जेपी नारायण और ये बहुत सारे मूवमेंट बढ़े उस टाइम पे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, ठीक है। तो इसको इलीगल गवर्नमेंट बताया गया उस टाइम पे, ठीक है, मूवमेंट में, ठीक है। इन्होंने तो जेपी नारायण ने यही तक कह दिया था किसको, जो उस टाइम पे जो भी थी ना, जैसे अपनी डिफेंस फोर्सेस हो गए या अपनी आर्मी नेवी ये फोर्स वही सब भी जो भी है ना फोर्सेस, पुलिस हो गया, उन सबको ये बोल दिया कि भाई ये गवर्नमेंट लीगल नहीं है तो फिर तुम इनकी बात मानोगे क्यों, इनके कोई भी इलीगल डिसीजन को आपको सपोर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, जो उनको लगा, जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से, और ओरिजिन क्या था, वो इलेक्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या बताना, इलीगल बताना इलेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, मूवमेंट शुरू हुए और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ बढ़ने लगी। तो उस चक्कर में इमरजेंसी लगा दी, इंटरनल डिस्टर्बेंस और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन रीजन यही था शुरुआत का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस बता के उसे ख़त्म कर दिया, सॉरी ख़त्म कर इमरजेंसी लगा दी। फिर वो 44th अमेंडमेंट, सॉरी 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी थी, वो भी मुद्दा नहीं है, 42nd आएगा तो पूरा क्लियर करेंगे। तो उनका जो हो बहुत सारे चेंजेस 44th में ठीक करे, जो इसमें हो गए, बहुत सारी पावर, जैसे सुप्रीम कोर्ट की, बहुत सारी पार्लियामेंट, सब बहुत सारी जो पावर्स थी ना, एक जुडिशियल रिव्यू की बहुत सारी पावर थी, किस दायरे में कितना वो लिमिट कर दिया एक तरीके से। और फिर 44th अमेंडमेंट को फिर उस तब ठीक करा गया था जनता गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो बहुत सारे पहले जो है, एक बात और बताऊँ, इमरजेंसी जो इमरजेंसी को कितने टाइम तक के लिए था, ठीक है, उसे एक अनडिफाइंड टाइम, कोई डिफाइंड टाइम नहीं था, मतलब एक बार इमरजेंसी लगा दी और वो इससे मेजोरिटी से पास हो गई तो 2 महीने तब 2 महीने था ना, 2 महीने के अंदर अगर वो मेजोरिटी से पास हो गई तो उसको क्या था, अनडिफाइंड टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था, तब तक के लिए लगाया जा सकता था, लगी जा रही है, लगी जा रही है। लेकिन अगेन फिर 44th अमेंडमेंट में वही बात गई, तो उसको 6 महीने कर दिया, ठीक है। हर 6 महीने बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के थ्रू पास होगी ना पार्लियामेंट में, तो हर 6 महीने बाद ये चीज़ें मैक्सिमम 3 years तक चल पाएंगी। और हर एक साल पे 6 महीने हो गए, बस 6 महीने हो गए, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन से भी पास कराना पड़ेगा कि हम इलेक्शन इस कंडीशन में नहीं करा सकते, ठीक है। तो वो भी कंडीशन बनी है। तो ये सब चीज़ें 44th अमेंडमेंट में आई, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारी चीज़ कवर, अभी तक बहुत सारी चीज़ कवर हो गई होंगी। आर्टिकल 352 समझ में आ गया पूरा, और पूरा कवर हो गया, और 3 times इमरजेंसी अब तक लगी है, ठीक है। और कुछ है, वो द हाउसेस ये बता दिया मैंने, और 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहती है अब, ठीक है, अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट है फुल स्केल वॉर इंडिया में अब तक कब कितने बार हुए हैं, देखो 4 बार वॉर हुए हैं। इंडो पाकिस्तान 1947 में हुआ था जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है, 1962, 1965 और 1971। इसके बाद आप बोलोगे भाई 5वां कारगिल वॉर भी तो था जो 1999 में था, बताओ, कारगिल वॉर। लेकिन भाई इसको जो है वॉर की कैटेगरी में नहीं रखा गया था, अगर मानोगे तो इसे डिस्टर्बेंस माना, आर्म्ड रिबेलियन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्म्ड, सेकंड वाला क्या था, एक्सटर्नल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन ही माना था, इसको फुल स्केल वॉर नहीं माना था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया में था, ठीक है। देखो मैं यार इतना बोला नहीं हूँ तो थोड़ा, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं, बट बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, साथ ही साथ निकल जाता हूँ मुझसे, ठीक है। उसको ये मन समझना यार क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको सुनना, ठीक। तो 1999 में जो कारगिल वॉर था, ठीक है, उसे वॉर मानते हैं, बट एक्सटर्नल अग्रेशन को लेके माना जाता है, इसलिए फुल स्केल वॉर नहीं माना जाता उसको, ठीक है। तो इसलिए उसे 5th जो कैटेगरी में नहीं रखते उसे, ठीक है, कारगिल वॉर को, ठीक। अभी तो नहीं रखेंगे फिलहाल, ठीक है। वो एक्सटर्नल अग्रेशन था स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। तो फुल स्केल वॉर मतलब अब वॉर की बात बताई कि वॉर जो है एक कंट्री से एक कंट्री के बीच में, एक कंट्री से कई सारी मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, ठीक है। दो मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर टाइप, तो वो वॉर होते हैं, रिकग्नाइज करती हैं कंट्री एक दूसरी, और भी कंट्री रिकग्नाइज करती हैं तो वॉर होता है। एक्सटर्नल अग्रेशन, कंट्री जो जब स्पेसिफिक एरिया में हो तो एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, आर्म्ड रेवलियन अंदर वाला होगा तो फिर वो आर्म्ड रेवलियन इंडिया के हिसाब से। ये बात समझ में आई, ओके। अब 352 हो गया, अब 352 3 पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, ये बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो एक बार साथ ही साथ मेजोरिटी भी कर लेते हैं,
छोड़ेंगे नहीं कुछ। 4 तरह की मेजोरिटी हैं, दिख रही हैं, ठीक। इसमें सिंपल है, एब्सोल्यूट है, इफेक्टिव है, स्पेशल है। सिंपल में क्या है, 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर, जो भी प्रेजेंट मेंबर हैं उसके लिए ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह के लिए ये सिंपल मेजोरिटी से आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से लाई जा सकती हैं। इसमें देखो 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, जो प्रेजेंट मेंबरशिप है उसकी 50% से थोड़ा ज़्यादा हो, बस वो पास हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या हुआ, टोटल मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50%, ठीक है, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए चाहिए मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी दिखाने के लिए, तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। इफेक्टिव क्या होता है, बस अंतर कुछ नहीं है। इफेक्टिव में क्या होता है, जो वैकेंसी होती है उस टाइम पे, जो वैकेंट सीट होती है उसको घटा दिया जाता है, वो बस इफेक्टिव मतलब टोटल मेंबरशिप में से स्ट्रेंथ है, जो भी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मानेंगे, मेंबरशिप नहीं, टोटल स्ट्रेंथ उस टाइम पे, उसमें से जो वैकेंसी होंगी उसको निकाल दो, तो जो बचा ना उसका 50% प्लस 1%, ठीक है। स्पेशल क्या होती है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। इधर टोटल जो मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी जैसे अभी कितनी है, 243 प्लस प्लस 2 होती थी, 2 हटा दी 104 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन होते थे ना वो 2 निकाल दिए, तो 243 स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्योंकि 530 स्टेट से, 13 यूनियन टेरेटरीज से, ठीक है, और 0 इधर से हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरेटरीज से वैसे 20 होती हैं, ठीक है, वो फुल पूरी भरी नहीं है, ठीक, तो वो 50 और 2 इधर से थी, 552 होती थी वैसे, ठीक है। तो उसमें से 545, ठीक है, पहले भरी थी, और इस 104 से पहले कितनी थी, 543, ठीक है, 2 हट गए वो भी, ये समझो। तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट होने चाहिए। देखो टोटल मेंबरशिप के इसके आधे कितने हुए, ये 543 हुआ, ठीक है। तो टोटल जो मेंबरशिप है उसका आधा कितना हुआ, 543 का आधा कितना हुआ, 2 से डिवाइड मारो, तो 2 नहीं 4, 1 4, 2 7 14, और 2 एकम 2, 0.5 होगा, ये इतनी हुआ ना। तो अभी 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए, ठीक है, वो मेजोरिटी हो, और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 2/3 की प्रेजेंट जो भी हैं और उनकी वोटिंग हो, ठीक है, ये भी होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ठीक है। तभी बड़ी बड़ी चीज़ें करी जाती हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इमरजेंसी और जजेस का रिमूवल वगैरह स्पेशल मेजोरिटी से आता है, ठीक है। अभी एक इम्पीचमेंट चल रहा है, वो आपको पता होगा कि प्रोसेस चालू हो गई इम्पीचमेंट की, ठीक है, जो पैसे वगैरह मिले थे किसी चीज़ के यहाँ से, ठीक। तो ये 4 तरह की होंगी, सिंपल, इफेक्टिव, ये सब चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट है आपका 353, आर्टिकल 353 को पढ़ते हैं आप, ठीक। इसमें बोला इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी के इफेक्ट क्या होंगे, ठीक। जब जब इमरजेंसी लागू होगी तो क्या होगा, पार्लियामेंट्स पावर, पार्लियामेंट कैन मेक, क्या, कोई लॉ बना सकती है पूरी कंट्री के लिए, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। इवन सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है, 3 लिस्ट होती हैं ना, जो कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से, ये बता दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। जो लिस्ट्स का प्रोविजन है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया था। 3 लिस्ट होती है, जिसमें कौन सी होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें दोनों मुद्दे होते हैं, वो सेंटर ही करता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके बना सकते हैं, ठीक है, बीच का हो गया। और रेजिडरी पावर्स भी होती हैं इसमें, जो बची हुई पावर होती है वो सेंटर में ही होती हैं, ये भी शायद पता होगा आपको। इन तीनों लिस्ट से जो बच जाती है ना पावर, वो सेंटर ही लॉ बनाता है उन पर, ठीक है, रेजिडरी पावर बोलते हैं, ठीक है, और स्टेट में आती हैं। 3 तरह की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो इन लिस्ट में जब इमरजेंसी लगी होगी तो ये तो बनाता ही है, ये भी बनाता है, और स्टेट की पे भी यही बनाएगा, ठीक है। जब इमरजेंसी लगी होगी तब, इमरजेंसी नहीं होगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा अपने आप जो पहले था, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज द, जो यूनियन नेसेसरी समझेगा वो डायरेक्शन उसको दे सकता है स्टेट को। अब भाई आप बोलोगे भैया जी बताओ, प्रेसिडेंट रूल भी नहीं है या अभी लगा नहीं है, ठीक है, तो इससे पहले ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा मेंशन है कि अगर इमरजेंसी लगेगी तो ये जो चाहेगा सेंटर, देखो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं करेगा, वो कहेगा सरकार तुम चलाओ, सरकार तुम चलाते रहो, लेकिन हम जो बताएंगे वो करोगे तुम। बात समझ में आई ना, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो फिर सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया के लिए है, ठीक है। क्योंकि जब वो नहीं मानेगा, स्टेट नहीं मानेगा, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो चाहे एक्सटर्नल हो, सही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या क्या जो प्रोक्लेम हो जाएगी इमरजेंसी, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके स्टेट पे, ठीक है। आर्टिकल 354,
ये क्या बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू, ये रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है, रेवेन्यूज़ की बात हो रही है कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम पर रेवेन्यू को कंट्रोल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट करेगी। उसके लिए जो प्रोविज़न जो भी बनेंगे वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट बना सकती है, प्रेसिडेंट बना सकता है। जो रूल होंगे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के वो भी प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो रेवेन्यू का कंट्रोल भी किस पे आ जाएगा, प्रेसिडेंट पे, यूनियन पे आ जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सब इन आर्टिकल्स में दे रखा है, अभी इनको मतलब नहीं है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जितने फैक्ट बता रहा हूँ उतने एक्स्ट्रा जोड़ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो जब लगी है तब तक ठीक है, हट जाएगी तो फिर ये उसी तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। लेकिन इमरजेंसी के ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात हो रही है नहीं सारी, ठीक है, ओके। रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन की पावर किस में होगी, सेंटर में आ गई। अब आ गया आर्टिकल 355, ध्यान से समझना। ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट, अब वो बात करती है भैया कि अगर बाहर से अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, कहाँ किस टाइम पे, अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे वॉर हो। एक्सटर्नल अग्रेशन क्या है, वॉर या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, जो भी बोला है उसने, ठीक है, कहाँ पर है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, ठीक है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ड्यूटी है। अब स्टेट थोड़ी बचाएगा सेंटर को, मतलब बात क्या बोली है उसमें, सीधी सीधी सिंपल सी बात कही है कि अगर बाहर से कोई अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो भाई ड्यूटी क्या है, यूनियन की ड्यूटी है उन सब अपने अंदर की चीज़ों को बचाना। भाई जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी की ड्यूटी तो है, चाहे डिफेंस से रिलेटेड जो भी जिस तरीके से लॉ बनाएगी, कुछ भी करेगी, तो ड्यूटी क्या है, अपने अंदर के लोगों की सुरक्षा करना, किसका काम, यूनियन का। ये बात बोली है, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद वही जो प्रोविजन इमरजेंसी के टाइम पे जो दे रखे हैं उसी हिसाब से चलेगी स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, मानना पड़ेगा। ठीक, आर्टिकल 356, ठीक, इसको ही बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अगर इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, देखो गवर्नर जो रिपोर्ट देगा स्टेट के बारे में, गवर्नर से रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वो बताएगा कि स्टेट में हालचाल ठीक नहीं, वो वैसे ही पता होता है, लेकिन एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ही में इम्पोज रूल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है सरकार तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। अब वो कैसे लगाते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजन ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल और उसके बारे में इसमें जो प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तो प्रोविजन क्या कहूँगा, टेक ओवर स्टेट फंक्शंस, टेक ओवर फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, डिसीजन वाली, लॉ वाली, सब किसके पास चली जाएंगी, सेंटर के पास या पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। डिक्लेयर द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सेप्टेड विद पार्लियामेंट, वही बात। मेक इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल प्रोविजन एज नेसेसरी, ठीक है, जो भी उन्हें सही लगेगा वो उसके हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो अब उन्हीं की आत्म पावर आ गई ना। बट एक कंडीशन है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तो हाई कोर्ट की पावर को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। जुडिशरी में नहीं घुस सकते तुम, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो पता पड़े कि बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप अपनी आएगी। अब जुडिशरी को भी छीलना, लेजिस्लेटिव पावर को खत्म करा है ओनली, ये बात पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको भाई इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, तब पता चलेगा यार क्या बढ़िया बात बोली है आपने, ठीक है। अप्रूवल पार्लियामेंट अगर वो 6 महीने वाला है, अगर प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ, इधर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो 2 महीने के अंदर उसको जो है वो सेम प्रोसीजर के थ्रू उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूव हो जाएगा तो उसे 6 महीने तक वो, ठीक है, इन्फोर्स रहेगा, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स, उसको 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन वाला वही सब चीज़ें सेम टू सेम है सब, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और ऐड कर दूँ इसमें, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एस आर बोमई जो कर्नाटका के जज थे, कर्नाटका के जस्टिस थे, 1994 में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इमरजेंसी पे प्रेसिडेंट रूल पे
को जुडिशियल रिव्यू के किसमें, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि अंडर रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो फिर इसके मिसयूज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी लगा दो फिर जुडिशियल उसका पता ही नहीं चले, कुछ भी करो जो फिर जुडिशरी उसको चेक ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या सही बात है। तो यहाँ से एक एसआर बॉम्बे केस को भी यहाँ से याद रखना, ठीक है, ये पहला फैक्ट नोट कर लो एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ बता पड़ेगी आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट रूल किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी पार्लियामेंट में चली जाती हैं, और जो भी प्रोविजन बनाएंगे वो बनाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट को नहीं, जुडिशरी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। 2 महीने, उधर 1 महीना था जो 44th अमेंडमेंट से, उसको 2 महीने से 2 मंथ से 1 महीना कर दिया था, इमरजेंसी को 352 में दे रखा है। बट यहाँ पे जी प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट के लिए, ठीक है। और 3 years अगेन सेम चीज़, सेम प्रोसीजर, ठीक है। एसआर बॉम्बे केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर प्रेसिडेंट रूल आएगा, ठीक है, वरना किसी भी सब स्टेट में लगा के मौज काटो, डिक्टेटरशिप ले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये जुडिशरी के अंदर आएगा तभी तो उसकी जो है एक अकाउंटेबिलिटी होगी ना। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 357 है, ठीक है, इसमें बोला है वीडियो देखना यार, थोड़ी लंबी हो सकती है बट अगर 35-40 मिनट की हो जाए तो उसको देख लेना, 2x पे देखना, ठीक है। आर्टिकल 357 क्या बताता है कि एक्साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, एक्साइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर 356, जब प्रेसिडेंट रूल लग गया उसके बाद जो किस तरीके से जो ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट पावर क्या करेंगे, पार्लियामेंट्स की पावर क्या होगी, पार्लियामेंट में कन्फर ऑन द प्रेसिडेंट द पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट, सेम वही बात। यहाँ पर क्या आता है, 356 इमरजेंसी लगाने की बात करता है, ठीक है। और वो प्रोविजंस हैं जो भी इमरजेंसी के बाद 356 के जो क्या क्या होगा, कौन रूल बनाएगा क्या बनाएगा, वो 357 में दे रखा है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊँ 355 कहाँ है, यहाँ पे एक बात और छूट गई कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्शन अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस में अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 355 से ही स्टार्टिंग होती है 356 की प्रेसिडेंट रूल की। इंटरनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है इसमें, कुछ भी स्टेट में दिखेगा तो क्या लगा देंगे, प्रेसिडेंट रूल, यहीं से स्टार्ट हुआ और उसी को 356 में दे रखा है, ठीक है। अब 357 क्या हुआ, उसी 356 को प्रेसिडेंट रूल को 357 में क्या क्या ऑपरेशन होंगे लग जाएगा तब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन डेलीगेट दैट पावर टू एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड इट, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है जो वो स्पेसिफाई करेगी, ठीक है, वही काम होगा उधर। सिंपल सी बात है, जो अब वो तो लेजिस्लेटिव चली गई ना, जैसे वो खत्म कर दी ना उन्होंने, तो सब काम कौन करेगा, पार्लियामेंट। इफेक्ट ऑफ द लॉ मेड, एनी लॉ मेड अंडर दिस प्रोविजन विल कंटिन्यू टू इन्फोर्स इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड अंटिल ऑल्टर और रिपील्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एनी लॉ मेड अंडर दिस प्रोविजन विल कंटिन्यू, अच्छा ठीक है। अब पता है ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो चलेगा कब तक, ये अगर वो ख़त्म भी हो जाए ना प्रेसिडेंट, तब भी ये चलते रहेंगे जब तक नई जो है जो न्यू लेजिस्लेटिव बन चुन के नहीं आ जाती है, ठीक है। वो चुन के आ जाएगी, वो फिर अपना जो भी है स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर वो रिपील कर देगी उसको, ठीक है, नई बन जाएगी उसके बाद, ठीक है। बस ये बात और ऐड कर दिया है इसमें प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। उससे पहले तो ये चलाएगा ना, सीधी बात है, वरना तो फिर बिना सरकार के थोड़ी स्टेट चलेगी, ये बात ऐड करी है उन्होंने, ठीक है। अगेन आर्टिकल 358, अब यहाँ पर एक बात बोली है कि सीधी सीधी बोला है इन्होंने कि जब इमरजेंसी लगेगी तो यहाँ पर आर्टिकल 19 अपने आप, आर्टिकल क्या 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, उसके 6 भी जो भी 6 प्रोविजंस हैं, ठीक है, ओके। कौन से हैं, A B C D E एंड G, F नहीं है, F वो प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। इधर भी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब आएगा ना तब बात करेंगे इसकी, ठीक है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ द, जब इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सस्पेंड हो जाएगा, ठीक। अब देखो
अभी कब होगा? वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन होगा उस टाइम पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाहर के टाइम पे सरकार की तो सुननी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। और ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी आर्म्ड रिवेलियन, दैट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा है, जो अब आर्म्ड रिवेलियन है, उस पर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इस चीज़ को याद रख लो, ठीक है। उससे पहले हो सकता था, बट ये 44th में आ गया ना, वही बात मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इमरजेंसी में 44th जो अमेंडमेंट है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको रट्टा मान लो 1978 का, ठीक है। बार बार सब चीज़ें यहीं से जुड़ी, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी देखी लोगों ने कैसी थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, ठीक है। ठीक है, राइट अंडर आर्टिकल 19 जो 6 फ्रीडम राइट्स थे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। जो भी लॉ बनेंगे, और क्या बोले, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ, इन पर जो है स्टेट जो है यूनियन है, जो भी पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी होंगे वो बताएगी, वो करना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। और इन लॉज को अगर उस टाइम पे अगर कोई भी अगर वॉयलेशन के टाइम पे आर्टिकल 19 जो सस्पेंड है इमरजेंसी के टाइम पे, आप कोर्ट नहीं जा सकते, वॉयलेशन हो रहा है, सस्पेंड ही हो गए, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या है, जब तक इमरजेंसी उसी टाइम पे है, जैसे इमरजेंसी खत्म होगी ये सब पहले की तरह एज इट इज़ सेम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पहले चल रही थी, ठीक। ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात हो रही है पूरी बात, ठीक। आर्टिकल 359 क्या बोल रहा है, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट, ध्यान रखना इस वर्ड को, इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या बोला था मैंने कि आर्टिकल जो 20 और 21 था वो तो किसी हालत में सस्पेंड होगा ही नहीं, ठीक है। ये राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी से 21 का है, वो भी डिफाइन करेंगे आगे प्रॉपरली। और जो भी जिस तरीके से 3 टाइप्स हैं, जैसे ये कौन सा था आर्टिकल 20 जिसमें ये बोला है ना इसके बारे में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो डबल जो पनिशमेंट, नो सेल्फ इनकमिनेशन के बारे में आर्टिकल 20 में बोल रखा है, ठीक है। आई थिंक मैंने लिखा तो था इसके बारे में। चलो वो देखते हैं अभी। तो बस अभी पेपर में आएगा क्या, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो है उस टाइम पे, जब 19 तो सस्पेंड है, ये करना पड़ा, मजबूरी थी, वरना तो फिर वॉर चल रहा है, सब इकट्ठे होंगे, फ्रीडम में कुछ भी बोलेंगे तो इससे बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। 19 सस्पेंड हो गया, उन्होंने सेपरेट आर्टिकल 358 बना दिया, ठीक है। बट 20 और 21 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्पेंड हो नहीं सकते। तो किसी को जिंदा रहने का अधिकार तो है ना, किसी को डबल पनिशमेंट नहीं दिया सकता ना, किसी को गवाही बनाया सकता ना अपने पास। कोई क्राइम पहले कर दिया उस, ठीक है, अब रूल चेंज हो गया तो अब उसके पहले के हिसाब से लगेगी सज़ा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो आर्टिकल 20 में, 21 में, ठीक है, 21 में जो लाइफ वाला है, ठीक है। लेकिन 359 इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है कि अगर कोई भी आर्टिकल इनको हटा के 19 लग गया, 2021 की बात हो गई, इसके अलावा और भी अदर आर्टिकल्स हैं तो उनको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। मतलब कोर्ट में जो भी जाएगा ना, कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो और सारे मतलब डायरेक्टली सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड तो नहीं करते हैं, या इन्फोर्स करने के लिए ख़त्म तो नहीं कर सकते। जो स्पेसिफिक लगेगा कि इमरजेंसी के टाइम पे दिक्कत खड़ी कर रहा है तो उसको लिख के दे दिया जाएगा, रूल बना दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा कि जो भी एक ऑर्डर पास करके, ठीक है, कि ये वाला फंडामेंटल राइट इस टाइम पे इन्फोर्स नहीं होगा, इन सबको हटा के, ठीक है। 19 और 21 को, 90 तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, 20 और 21 सस्पेंड हो नहीं सकते, बाकी के लिख के दे दो स्पेसिफिक, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो वो कोर्ट से जाके इन्फोर्स नहीं होंगे। इन्फोर्समेंट की बात हो रही कोर्ट में, ये ख़त्म नहीं हो रहे यहाँ पर, जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड मतलब ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस टाइम पीरियड के लिए ख़त्म नहीं किए जा रहे, कोर्ट में जाके उनको जो है इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। बात वही होगी वहाँ फिर के, जब इन्फोर्स ही नहीं होंगे तो वही बात है बड़ी यूज़ करा है, ठीक है, इन्फोर्समेंट का। ये बात समझ में आए? तो रट्टा क्या मानना है हमको, अभी याद क्या करना है यहाँ पे, आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक। मैंने इतना बता दिया, बार बार इतनी चीज़ बता दी, आई थिंक ये सब चीज़ें अब भूलोगे नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट वाले तब मजा आएगा और, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा वॉर एक्शन एग्रेशन पे, ठीक है।
अदर जो फंडामेंटल राइट, ठीक है, सस्पेंड होंगे जब प्रेसिडेंट बोलेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा, ये बात हो गई। और यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर द, वही ऑफेंस जो करे ना, उन ऑफेंस की प्रोटेक्शन होगी किस तरीके से, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। अगर कोई क्राइम पहले किया है या कुछ भी कर दिया है तो अगर फिर उस क्राइम के हिसाब से उस टाइम पे जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी, ना कि अभी जो लॉ बनेगा उसके हिसाब से। क्योंकि अगर मान लो क्राइम अभी कर दिया, अब सज़ा अब मिल रही है, नया रूल बनेगा, लेकिन जो टाइम है उस हिसाब से वही मिलेगा, ठीक है। नो डबल पनिशमेंट, एक सज़ा के लिए दो पनिशमेंट नहीं होंगे, ठीक है। नो सेल्फ इनकन्वीनियंस, मतलब खुद गवाह नहीं बना सकते उसको ज़बरदस्ती करके, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, सिंपल सी पता होंगी। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू स्लीप वगैरह बहुत सारे हैं, उससे मतलब नहीं है। बस 21 को याद रखो, 20 को याद रखो, सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। और वही 19 वाले की बात करें, सस्पेंड हो जाएगा वॉर एक्शन पे, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन पे, ठीक है। और आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तब नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये सब वॉर इस पे, ये ज़्यादातर वॉर पे इस पे, ठीक है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है, और पहले बता दूं अब तक कोई नो फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल नाउ, ठीक है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल नाउ, ठीक, ओके। जब कभी देश में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आती है या कोई उसकी लोन या जो भी है इकोनॉमी पे दिक्कत आती है कि भाई खतरा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या हैं वो देख लो। अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेस 2 मंथ के अंदर, ठीक है, लगने के बाद, ठीक। अब 85 से कैसे सम्मान करके बुलाया जाएगा वो बता दिया मैंने। और प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स रिजर्व प्रेसिडेंट कंसिडरेशन पे, ये सब चीज़ें हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी खर्चे होंगे वो प्रेसिडेंट काट सकता है अपने देश को बचाने के लिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आज तुम्हारी सैलरी मिल रही है कि अभी मान लो 50,000, ठीक है, अब इमरजेंसी लग रही है देश में तो अब तुम्हारी 20,000 कर दी, तो ये नहीं कह सकते उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भाई 30,000 कहाँ गए, या तुम्हें जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं अलाउंस कट कर दी सबरे, तो वो सब कट किए जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है तो, ठीक है, ओके। अब ये आर्टिकल है 15-16, 15-16, 19-29-30, ठीक है। ये आर्टिकल जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये पढ़ लो आप। 15 डिस्क्रिमिनेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है, आर्टिकल 19 अभी बता दिया मैंने, ठीक है, फ्रीडम वाला। और जो 29 है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, 30 है माइनॉरिटी स्टेब्लिश राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आएगा तब कर लेंगे, ठीक है। 15-16-19-29, ठीक, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक, ये याद कर लो। और क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन हैं, पहले मैं क्वेश्चन वो करा दूँ जो स्टेनो में आया, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई वैसे, लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। ये स्टेनो में अभी क्वेश्चन पूछा, ठीक। आप क्वेश्चन खुद करो। हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्टेट्स ऑफ द इंडिया? तो इसके ऑप्शन एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ऑप्शन ये है। इसके आंसर आपको कमेंट में दोगे आप, ठीक है। बाकी मैं करा दे रहा हूँ अभी, ठीक, ठीक। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कमेंट में करो, आप पढ़ लिए तो। अब लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन मैंने बनाए, तो यहाँ पे देखो NPPSC में क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे एकदम दमदार। विद द रेफरेंस टू आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पर है अंडर आर्टिकल 352 द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फंक्शन, इट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। सही है, डिसमिस थोड़ी होगी, कंटिन्यू तो करोगी, करेगी, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द आर्टिकल 352 द सेंटर गेट्स कंकरेंट पावर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इन द स्टेट। देखो अनुच्छेद 352 का प्रभाव यह है कि केंद्र को राज्य में कानून और प्रशासनिक संवर्ती शक्ति प्राप्त होती है। भाई सेंटर को भी पावर मिलेगी ना उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। अंडर आर्टिकल 352 द स्टेट असेंबली ऑल्सो कंटिन्यू टू ऑपरेट, ये भी ठीक है। वही सेम बात कर दी ना उसने, उसको डिस्मिस नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू करेगी, तो वही घुमा के दे दी। ए और सी तो करेक्ट है, तो बी भी करेक्ट होगी, क्योंकि सेंटर दमदार हो जाता है उस टाइम पे। जो आर्टिकल आई थिंक 353 में बोला था कि सेंटर दमदार हो जाता है, ठीक। इसका आप कमेंट में दो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो इसका।
नेशनल इमरजेंसी किस में है ये भी नहीं बता रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद करो कमेंट में दो इसका भी। बिच और देखो ये क्वेश्चन किसने पूछा है, प्रीलिम्स में यूपीएससी में, ठीक है। विच अमेंडमेंट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, देखो विच अमेंडमेंट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म्ड रिवेलियन। देखो मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ उसके लिए सॉरी, थोड़ा जल्दी में थोड़ा वर्ड क्लियर नहीं हो पाता, मैं दोबारा बोल देता हूँ इस चक्कर में, ठीक है। विच अमेंडमेंट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड विद आर्म्ड रिवेलियन। 1975 में क्या होता था, मैंने इमरजेंसी पे ये था ना, उसके बाद आर्म्ड रिवेलियन हो गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू, कमेंट में सब बता दिया मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। When a national emergency is declared on the ground of the war, external aggression, fundamental right under Article 19 are automatically suspended. सही बात है। During a national emergency, the parliament may make law on any subject mentioned in the state list. Yeah. Once approved on, देखो CDS में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, डेट नहीं पता लेकिन पूछा PYQ है, ठीक है। Once approved by both the houses, a proclamation of the national emergency remain in force for indefinite period. ये बताओ, once approved by both the houses, the proclamation of the national emergency remain in force for indefinite time के लिए इनफोर्स रहती है। भाई ये गलत होगा, क्यों? अगेन वही बात, जो थर्ड वाला पॉइंट है 44th अमेंडमेंट में चेंज कर दिया, उससे पहले जो था वो उससे पहले की बात है, लेकिन 44th में अमेंड करके ये बोल दिया 6 महीने तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से पास कराना पड़ेगा अगले 6 महीने के लिए, तो ये गलत होगा। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी इज करेक्ट। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मे बी मेड बाई प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द पार्ट देयर ऑफ थ्रेटन्ड बोरक्स, या यही बात है ना, तभी तो लगेगी वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिवेलियन, तभी तो इमरजेंसी लगेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट और एनी मैटर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट और एनी मैटर, इमरजेंसी के टाइम पे, सही है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर, सेम सही बात है, सस्पेंड नहीं करता है। प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब सस्पेंड होगी, बट ये कहता है हमारी मानो, काम करो लेकिन हमारी मानो, ठीक है। चौथा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउसेस, भाई 6 months, ये सही बात है। तो चारों सही है, टाइम वेस्ट नहीं करा होगा आई थिंक वीडियो में। और देखो टेलीग्राम अभी नया चैनल बनाया है, ठीक है, सेम जो है इसका तो सेम हैंडल है, ठीक है, करंट कॉम्पिटिशन के नाम से। इस पर क्लिक करो, जो कहाँ पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है, ठीक है, इसको ज्वाइन करके वहाँ पहुँचो, वहाँ पर वीडियो अपडेट मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारी वीडियो डालने वाला, बहुत सारी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर मार देना यार, ठीक है, मेहनत तो लगती है लेकिन लाइक जरूर कर दो तो अच्छा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ भी थोड़ी बोलने में यार जल्दी में दिक्कत हुई हो तो देख लेना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है, थैंक यू।